लेक्चर नंबर 18 चैप्टर नंबर 9 चल रहा था हमारा। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है उसका नेम है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसे हम सीपीआई का नेम भी दिया करेंगे। सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब अगर हम ये देखें कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता क्या है, तो जितने भी लोग जो भी गुड्स या सर्विसेज थ्रू आउट द ईयर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनकी जो प्राइस होगी वो हमारे लिए कहलाएगी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई। पूरे एक साल के अंदर या एक साल मतलब एक साल के पीरियड्स होंगे, उसके अंदर जितनी भी गुड्स या सर्विसेज इस्तेमाल हुई होंगी उनकी जो भी प्राइस होगी उससे हम जो निकालेंगे इंडेक्स वो निकलेगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कमोडिटीज एक से फिर क्या होंगी, ज़्यादा होंगी, क्योंकि पूरे साल के अंदर जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल की गई होंगी, खरीदी गई होंगी, उनकी कीमत बता देगा। तो जो वो कीमत बताएगा डिफरेंट ईयर्स पे, तो हमने उसकी मदद से उसका इंडेक्स कैलकुलेट करना होगा, तो ये कहलाएगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ऐसा क्वेश्चन हमने जो है वो 2 और मोर देन कमोडिटीज़ में भी डिस्कस किया था, और वो हमारे पास एग्रीगेट मेथड में था, यानी कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड या कंजम्पशन मेथड या एग्रीगेट सिंपल इंडेक्स वाला मेथड हमने पढ़ा था कि पहले क्या लेंगे, एग्रीगेट लेंगे। उस साल में जितनी भी प्रोडक्ट हमने खरीदी थी, 2, 3, 4 जिन्हें मैंने ABC का नेम दिया था, हमने उनका टोटल लिया था कि 2010, 11, 12, 13 इनका ये जो है वो टोटल होगा, और फिर उसके बाद एक को करंट और एक को बेस रख के हमने इंडेक्स निकाला था। बेसिकली वो इंडेक्स कहलाता है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो जब हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालेंगे तो ये 2 शाखों में बढ़ जाएगा। 2 तरीके हैं इसको कैलकुलेट करने के, और ये डिपेंड करेगा डाटा के ऊपर। बाकी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कुछ लिमिटेशंस भी होंगी। वो लिमिटेशंस ये हो सकती हैं कि कुछ फैमिलीज या सोसाइटीज या सेक्टर्स जिनमें कुछ लोग अमीर होंगे, कुछ गरीब होंगे। जब अमीर कोई चीज़ खरीदेगा तो हो सकता है कि वो ज़्यादा खरीदे और गरीब कम खरीदे। गरीब का इंडेक्स कम निकलेगा, अमीर का क्या निकलेगा, ज़्यादा निकलेगा। एक तो नंबर ऑफ क्वांटिटी पे भी हो सकता है, फिर क्वालिटी पे भी ये डिपेंड करेगा कि क्वालिटी भी डिफरेंट हो सकती है। कुछ महंगे खरीदेंगे, कुछ सस्ते खरीदेंगे। तो जब महंगे या सस्ते खरीदे जाएंगे तो प्राइस में भी चेंज आएगा। जब प्राइस में चेंज आएगा तो इसका मतलब है कि सीपीआई में भी चेंज आएगा। कुछ ऐसे होंगे कि जिनकी बास्केट ऑफ गुड्स दूसरों से डिफरेंट होंगी। जैसे आप लोगों की बास्केट ऑफ गुड्स जो होंगी उसके अंदर स्टेशनरी का सामान होगा, कैलकुलेटर्स हो सकते हैं, इसके अलावा आपके खाने पीने की कुछ चीज़ें हो सकती हैं, या आपके फैशन के रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं। आपके स्टेशनरी के अंदर यही सामान हो सकता है। लेकिन अगर एक फैमिली का स्टेशनरी देखें तो उसके अंदर क्या हो सकता है, घर का जितना भी राशन है जिसमें चीनी, नमक, पत्ती, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, वेजिटेबल्स आ जाएंगे, फ्रूट्स आ जाएंगे, बच्चों की मेडिसिन आ जाएंगी, ये हो सकता है। तो ये बास्केट्स ऑफ गुड्स भी चेंज होने की वजह से सीपीआई चेंज हो जाएगा। उस ईयर में हो सकता है कि एक नॉर्मल या स्टूडेंट उसकी बास्केट ऑफ गुड्स में रजिस्टर की प्राइस हो, पेन की प्राइस हो, पेंसिल की प्राइस हो, इसके अलावा बैग की प्राइस हो, वो उसके अकॉर्डिंग सीपीआई निकालेगा तो उसका डिफरेंट निकलेगा। लेकिन अगर फैमिली का सीपीआई निकाला जाएगा तो वो डिफरेंट निकलेगा। चाहे ईयर सेम हो, सीपीआई क्या हो जाएगा, डिफरेंट ऑन द बेस ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स, ऑन द बेस ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स। फिर बेस ईयर चेंज होने की वजह से भी सीपीआई चेंज हो जाएगा। कुछ रिलेट कर रहे होंगे पिछले साल से, कुछ रिलेट कर रहे होंगे उससे पिछले साल के साथ। तो जब आप बेस बनाएंगे तो बेस ईयर चेंज होने से भी उसके अंदर
चेंज आ सकता है, तो ये भी एक लिमिटेशन बन सकती है सीपीआई में। लिविंग स्टैंडर्ड पे भी इसका जो है वो सीपीआई पे फर्क आ सकता है। किसी का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा, किसी का लिविंग स्टैंडर्ड बस नॉर्मल होगा। कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करते होंगे, कुछ लोकल करते होंगे, तो इससे भी सीपीआई चेंज हो सकता है। तो सीपीआई डिफरेंट पर्सन का डिफरेंट हो सकता है। ये बेस करेगा उसके बेस ईयर पे, उसके लिविंग स्टैंडर्ड पे, उसकी बास्केट ऑफ गुड्स पे, या उसकी क्वालिटी ऑफ गुड्स पे। ये इन चीज़ों पे बेस कर रहा होगा। सीपीआई मेनली हम कैलकुलेट ही क्यों करते हैं जी? सीपीआई कैलकुलेट क्यों किया जाता है? सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। गवर्नमेंट जब सीपीआई निकालती है तो वो पूरे कंट्री में बिकने वाली हर एक चीज का निकालती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे भी कोई एक ऐसी चीज या दो चार ऐसी चीजें रह जाती हैं, मिस हो जाती हैं, जो कि उसके अंदर शामिल ही नहीं होती, क्योंकि ये मैक्रो है तो उसके अंदर सब कुछ कवर करना पड़ता है, तो कुछ ना कुछ चीजें रह जाती हैं। अब सीपीआई जो कैलकुलेट किया जाता है, मेनली इसका फंक्शन ये होता है कि आप देख सकें कि पिछले साल प्राइस क्या थी और इस साल प्राइस क्या है, कितने परसेंट प्राइस में चेंज आया है। इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए सीपीआई इस्तेमाल किया जाता है। तो सीपीआई हम कैलकुलेट मेनली किसके लिए करते हैं? इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन ये कैलकुलेट करने के लिए। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं, चेंज आ सकता है परसेंट टू परसेंट। किस वजह से हो सकता है वो रीजन मैंने बता दी। जब हम सीपीआई कैलकुलेट करेंगे तो सीपीआई कैलकुलेट करने का पहला मेथड है सिंपल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। सिंपल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। एक मेथड ये होगा जिससे आप सीपीआई कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। तो सीपीआई इज इक्वल टू बास्केट ऑफ गुड्स। ये फॉर्मूला होगा इसका। तो ये फॉर्मूला हमने किसमें पढ़ा था? जी, लेस्टर प्राइस इंडेक्स। तो आप ये कह सकते हैं कि इसका दूसरा नेम चाहे ये सिंपल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड दे दे या ये वर्ड लेस्टर प्राइस इंडेक्स के साथ दे दे, तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि जो लेस्टर प्राइस इंडेक्स का आंसर होगा वही आपके पास इसका आंसर कहलाएगा। इसके बाद दूसरा मेथड आपके पास है जी फैमिली बजट। दूसरा मेथड है फैमिली बजट। इससे आप इंडेक्स निकालेंगे प्राइस का, बाद में हम देखेंगे कि कितना चेंज आया। ये बेसिकली इसे आप बास्केट ऑफ गुड्स भी कह सकते हैं या प्राइस इंडेक्स सिंपल भी कह सकते हैं। यानी कि सिंपल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड है, तो एक्सपेंडिचर का मतलब है खर्चा कितना किया, तो वो पैसों की शक्ल में होगा, तो वो आपके पास प्राइस इंडेक्स ही निकलेगा। जब हम, और वो होगा किसका? कंज्यूमर का, जिसने खर्च किया। तो इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला तो वही पुराना ही होगा, पी एन डिवाइडेड बाय पी नोट, लेकिन निकालेंगे किससे? सिंपल एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड से। निकालने के बाद फिर हम देखेंगे कि इसमें कितने परसेंट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, इन्फ्लेशन हुई या डिफ्लेशन। तो फैमिली बजट का फॉर्मूला होगा
इंडेक्स ही लिख देते हैं। इससे जो इंडेक्स निकलेगा वो समीशन डब्ल्यू आई डिवाइडेड बाय समीशन डब्ल्यू। अब यहाँ पर समीशन डब्ल्यू आई डिवाइडेड बाय समीशन डब्ल्यू है। अब जो समीशन डब्ल्यू होगा इसे हम पी नॉट इंटू क्यू नॉट कहेंगे। जो आपके पास वेट होगा इसे हम, अगर तो वो गिवन कर देता है वेट तो ठीक है, नहीं गिवन करेगा तो हमें कोई ना कोई इसके लिए हेल्प दी होगी जिसकी मदद से हम W निकाल सकते हैं और वो होगा P नॉट इंटू क्यू नॉट। अगर वो तमाम ईयर्स का निकाल के जमा कर लेंगे तो समीशन क्या बन जाएगा W। और अगर हमने I निकालना है तो इसका फॉर्मूला है P n डिवाइडेड बाय P नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। अगर मल्टीप्लाई बाय 100 हम यहाँ कर देंगे तो फिर हमें यहाँ करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसमें बेहतर ये है कि हम जब इंडेक्स निकालेंगे I की वैल्यू निकालेंगे तो P n डिवाइडेड बाय P नॉट यहाँ पे कर देंगे और यहाँ पर P नॉट इंटू क्यू नॉट कर देंगे। अगर ये फॉर्मूला सारा इकट्ठा किया जाए तो कोई नया फॉर्मूला बनेगा? बनेगा या नहीं बनेगा? क्या बनेगा? ये तो W की वैल्यू हमने पुट की है, समीशन वही आ गया। समीशन W की वैल्यू P नॉट इंटू क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय P n क्यू नॉट। तो ये किससे कैंसिल होगा? पीछे क्या बचेगा? P n डिवाइडेड बाय P नॉट मल्टीप्लाई बाय क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय क्यू नॉट। किसका फॉर्मूला है? सेम ही बने तो बनने भी तो सेम ही चाहिए था, बस मेथड डिफरेंट है क्योंकि इसमें वैल्यूज आपको वेट और इंडेक्स में देगा, इसमें आपको सिंपल वैल्यूज दे देगा। अगर सिंपल दिए तो इससे कर लें, अगर वेट और इंडेक्स में दिए तो इससे कर लें। बैकएंड पे फॉर्मूला एक ही है, तो ये अगर करना हो तो कर लीजिएगा, ना करना हो तो जरूरत नहीं। तो ये दो तरीके हैं सीपीआई को कैलकुलेट करने के। अब लिखते हैं क्वेश्चन। इंडेक्स कैलकुलेट करने के और जब सीपीआई कैलकुलेट करेंगे तो फिर हम देख लेंगे कि करंट पीरियड जो निकला होगा इसका इंडेक्स का डिवाइडेड बाय बेस मल्टीप्लाई 100, तो जो भी आंसर आएगा वो सीपीआई का आएगा। उसके बाद इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हमने निकाला हुआ है, वैसे मेरा ख्याल है नोट कर लीजिए मेरे क्वेश्चन लिखने का।